अब वहीं वापस आ जाएं जहां हमारी बटालियन पर इंडोनेशियाई गुरिल्लों ने शब खून मारा था। उसी रोज़ बटालियन अपने जख्मियों को उठाकर वापस आ गई। हिंदू और सिख जो वहाँ मारे गए थे उनकी लाशें हिंदुओं और सिखों ने जला दी थी और मुसलमानों को अलग अलग कब्रों में दफन कर दिया गया था। हमने सबका मुश्तरका जनाजा पढ़ा था। ये हमारी बटालियन की बड़ी शर्मनाक शिकस्त थी। इंडोनेशियाई गुरिल्लों ने बटालियन को ऑपरेशन ऑर्डर में बताए हुए मुकाम तक पहुँचने ही नहीं दिया था। इसके 1 महीना बाद या इसी अरसे के लगभग उस हिंदू नायक का कोर्ट मार्शल हुआ और उसे सिपाही बना दिया गया था। मैंने पहले बताया कि सिपाही मोहम्मद शफी इस सज़ा से मुतमईन नहीं था जो इस हिंदू नायक को दी गई थी। एक नायक का ओहदा छिन जाना कोई मामूली सज़ा नहीं थी। वो तो सेक्शन कमांडर था लेकिन सिपाही बना दिया गया। शफी कहता था कि वो इससे नूर आलम के खून का बदला लेगा, तो हम समझते थे कि ये महज जज्बाती बातें कर रहा है। मेरा इसके साथ कभी भी सामना नहीं हुआ था। वो नूर आलम को बहुत ही याद करता था और ये तो ज़रूरी कहता था कि उसके खून का बदला लेगा। मैंने इससे हर बार कहा कि वो ये इरादा दिल से निकाल दे वरना बाकी उम्र उसे जेल में गुजारनी पड़ेगी। मैं उसे ये बात जोर देकर नहीं कहा करता था क्योंकि मैं ये समझता था कि ये इस बात में कोई ऐसा संजीदा नहीं और देहातियों और सिपाहियों वाली बात कर रहा है। कमांडिंग ऑफिसर ने एक नई चाल चली। रातों को पेट्रोल पार्टियाँ कैंप से दूर जंगल में जाया करती थीं। उनमें आमतौर पर नफरी 8-10 जवानों की होती थी और उनका कमांडर नायक या हवालदार होता था। कभी कभी पेट्रोल पार्टी यानी गश्ती पार्टी ज़्यादा नफरी की भेजी जाती थी। ऐसी पार्टी की नफरी 20 और इससे कुछ ज़्यादा ऊपर हुआ करती थी। तमाम कंपनियां बारी बारी पेट्रोल पार्टियां भेजती थी। होता यह था कि मुसलमान कंपनी की पेट्रोल पार्टी जाती तो इसमें सारे ही मुसलमान होते थे। इसी तरह हिंदुओं की कंपनी थी और सिखों की भी। नया हुक्म ये दिया गया कि आइंदा ज़्यादा नफरी की पेट्रोल पार्टी जाए तो इसमें सिर्फ एक मज़हब के लोग ना हो बल्कि तीनों मज़हबों के जवान शामिल हो। मसलन 20 या 25 जवानों की पार्टी भेजनी होती तो इसमें कुछ मुसलमान, कुछ हिंदू और कुछ सिख शामिल किए जाते थे। मकसद ये था कि मुसलमान अलग थलग न जाया करें क्योंकि इनका राब्ता इंडोनेशियाई गुरिल्लों के साथ हो जाता है और फिर ये मुसलमान जवान अपनी ड्यूटी को नज़रअंदाज कर देते हैं। यह तो आमतौर पर देखा गया कि किसी हिंदू या सिख पेट्रोल पार्टी पर गुरिल्लों ने फायरिंग की और 2-3 आदमी मार डाले। कभी कभार ऐसी फायरिंग भी हो जाती थी, लेकिन ये देखा गया कि जब मुसलमान पेट्रोल पार्टी जाती थी तो इस पर कभी फायरिंग नहीं हुई थी और ना कभी इनका कोई जवान ज़ख्मी हुआ था। ये सब देख कर और फिर हिंदू मुस्लिम कशीदगी देखकर कमांडिंग ऑफिसर ने नया तरीका राइज कर दिया कि ज़्यादा नफरी की पेट्रोल पार्टी को नफरी तीनों कौमों की मिलीजुली हो। उस हिंदू नायक का कोर्ट मार्शल हो चुका था जिसकी पोस्ट से मशीन गन फायर हुई और लास्ट नायक नूर आलम मारा गया। वो अब नायक से सिपाही बन गया था। जहाँ तक मुझे याद है इसके 8-10 रोज़ बाद 16 जवानों की एक पेट्रोल पार्टी भेजने का हुक्म मिला। जमादार ने जो पार्टी बनाई इसमें 4 कंपनियों के 4-4 जवान शामिल किए गए। इस तरह इस पार्टी में 4 हिंदू, 4 सिख और 8 मुसलमान हो गए। 8 मुसलमान इसलिए कि 2 कंपनियां मुसलमानों की थी। इनका कमांडर एक सिख हवालदार था। इस पार्टी ने रात 10 बजे रवाना होना और 4 बजे वापस आना था। ये पार्टी ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर के एक हुक्म के तहत भेजी जा रही थी। मैंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर का ये ऑर्डर पढ़ा था। हमारी बटालियन के कैंप से तकरीबन 2 मील दूर एक पगडंडी गुजरती थी। एक ख़ास एरिया बताया गया था जिसमें इस पगडंडी के दोनों तरफ छुपकर गश्त करनी थी। इंटेलिजेंस ने कुछ इस किस्म की इत्तला दी थी कि इंडोनेशियाई गुरिल्लों की एक पार्टी पैदल या गाड़ी में इस इलाके से रात को किसी भी वक्त गुजरेगी। इस गुरिल्ला पार्टी को वहीं ख़त्म करना था और 1-2 गुरिल्लों को ज़िंदा पकड़ कर लाना था। मैं ये नहीं बता सकता कि इस गुरिल्ला पार्टी में क्या ख़ास बात थी कि इसे घात में लेना और इसमें से 1-2 आदमी को ज़िंदा लाना था। यह ब्रिगेड हेडक्वार्टर का प्लान था और मुझे इस प्लान की बैकग्राउंड का कुछ इल्म ना था। मैं इतना ही जानता था कि हमारी बटालियन से 16 जवानों की पार्टी जानी है और कहीं घात लगानी है और इस एरिया की देखभाल करनी है। रात को मुकर्ररा वक्त पर यह पार्टी चली गई। ये तो आए दिन का मामूल था कि कोई अजीब बात नहीं थी। मैंने भी कोई तवज्जो न दी। मैं अपनी तवज्जो इसकी बात कर रहा हूँ कि जब भी ब्रिगेड हेडक्वार्टर से कोई ऑपरेशन ऑर्डर या कोई ख़ास ऑर्डर आता था तो मैं ज़रूर देखता था। देखने से मेरा मकसद ये होता था कि कोई ऐसा ऑर्डर हो जो पहले इंडोनेशिया तक पहुँचाने वाला हूँ तो इसका बंदोबस्त कर दूँ। अब मैंने और मेरे चंद एक साथियों ने एक पक्का बंदोबस्त कर लिया था जिसके तहत कोई ज़रूरी इत्तला देनी होती तो वो सातवारी आबादी में पहुंचा दी जाती थी। इस पेट्रोल पार्टी की इत्तला पहुंचाना ज़रूरी नहीं था। सुबह उठे तो मैं अपने दफ्तर चला गया। दफ्तर एक बड़े साइज़ के चौकोर खेमे में बनाया गया था। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था। सुबह सुबह बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट आई। अंग्रेज़ अफसरों को मैंने भागते दौड़ते देखा। उनका अंदाज़ बता रहा था कि कोई ख़ास गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ जो हुई थी वो खासी दिलचस्प थी। वह यह था कि पेट्रोल पार्टी उस एरिया में पहुंच गई जो उसे दिखाया गया था। सिख हवालदार ने इस पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया।
8 जवान पगडंडी से जरा ही दूर एक तरफ और 8 दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। हवालदार ने जवानों को यह भी बता दिया था कि अपने आप को छुपा कर रखना है और किसी किस्म की आवाज़ पैदा नहीं करनी। छुपाना भी इस तरह है कि पगडंडी नजर आती रहे। हवालदार ने जवानों को अच्छी तरह समझा दिया था कि गुरीलों की एक पार्टी पैदल या गाड़ी में गुजरेगी और गाड़ी फौजी होगी। इस गाड़ी पर फायर करना है और ये देखना कि इनमें से कोई भाग कर ना जाए और उनमें से 1 या 2 को जिंदा पकड़ना है। ये सिख हवालदार और तमाम जवान पेट्रोल पार्टियों के आदी हो चुके थे। घात लगाना, दुश्मन की किसी पार्टी को घेरे में लेना और इस पर इस तरह हमला करना कि वो निकल ना सके और जवाबी कार्रवाई भी ना कर सके, इनके तजर्बे में था और इन सबको बहुत तजर्बा हो चुका था। इन्हें इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं थी। तकरीबन 2 घंटों की गश्त के बाद दूर से एक गाड़ी की आवाज़ आने लगी। वो जंगल था, कोई शहर तो नहीं जहाँ रात को भी गाड़ियाँ चलती रहती हैं। वो सारा इलाका समझे कि फौजी इलाका था और वहाँ जंग लड़ी जा रही थी, लेकिन ये आम जंग नहीं, गुरीला जंग थी जिसमें कुछ नहीं कहा जा सकता था कि किसी वक्त क्या हो जाए। गाड़ी आ रही थी। पगडंडी खासी चौड़ी थी और कुछ ऊंची नीची भी थी और एरिया में भी टेकरियाँ और चट्टानें थी और जंगल घना था। पगडंडी सीधी भी नहीं थी बल्कि थोड़े थोड़े फासले पर मुड़ती थी। हवालदार ने बड़ी तेज़ी से पगडंडी के दोनों तरफ अपनी पार्टी को पोजीशन में कर दिया और कहा कि पहला फायर वो खुद करेगा और उसका टारगेट गाड़ी का ड्राइवर होगा। जवान तैयार हो गए। हवालदार के ख्याल के मुताबिक घात बड़ी सही और मुकम्मल थी। गाड़ी जब 25-30 गज दूर रह गई तो इसका इंजन की आवाज़ बंद हो गई और वो ऐसे ही चलती आई। हवालदार के बयान के मुताबिक गाड़ी का इंजन रुक गया था और ऐसी आवाज़ें आने लगी थी जैसे ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। रात के सन्नाटे में ऐसी आवाज़ को पहचानना कोई मुश्किल नहीं था। कुछ और करीब आकर गाड़ी रुक गई। सिख हवालदार ने राइफल से पहला फायर किया, उसके साथ ही दोनों तरफ की पार्टी ने फायर खोल दिया। अब होना ही चाहिए था कि इस गाड़ी में से गुरीले कूद कूद कर उतरते और उस फायरिंग की जद में आते और जो इस जद से ठीक निकल जाते वो भाग जाते या कहीं पोजीशन लेकर जवाबी फायर करते, लेकिन कोई ऐसी हरकत नजर न आई। गाड़ी ऐसी जगह रुकी थी जहाँ एक झुंड 4-5 ऊंचे और घने दरख्तों का था। चांदनी तो ठीक ठाक थी लेकिन चांद गहरे बादलों के पीछे छुप गया था। ये गाड़ी बड़ा फौजी ट्रक था जिसे हम 3 टन ट्रक कहा करते थे। इस पर तरपाल चढ़ा हुआ था। इस गाड़ी की तरफ से एक गोली भी फायर न हुई। सिख हवालदार ने फायर बंद करवा दिया और जवानों को इशारा किया कि वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े और ट्रक को हर तरफ से घेर कर करीब हो जाए। जवान आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशनों से सिरकते हुए आगे बढ़ने लगे। जब वो कुछ करीब पहुंच गए तो सिख हवालदार ने किसी जवान को बुलंद आवाज़ में कोई बात कही। घात में ये ख्याल रखा जाता है कि ज़रा सी भी ऊंची आवाज़ न निकले, लेकिन कोई ऐसी बात होगी कि सिख हवालदार के मुंह से बड़ी बुलंद आवाज़ निकल गई। जाहिर उसने अपनी ठेठ पंजाबी में कुछ कहा होगा। कौन हो तुम लोग? ट्रक के करीब से आवाज़ उठी। अपनी गाड़ी पर फायर करते हो? आगे आओ और हमको पहचानो। सिख हवालदार दौड़कर आगे गया। वो जब आगे जा रहा था तो उसने देखा कि ट्रक के दाएं तरफ एक आदमी उठा और एक आदमी ट्रक के पीछे से निकल रहा था। सिख हवालदार ने करीब जाकर देखा तो वो अपने ही फौजी थे। उनमें एक नाइक था और एक सिपाही। बात हुई तो पता चला कि वो फ्रंटियर फोर्स के जवान हैं। फ्रंटियर फोर्स हमसे कोई 6-7 मील दूर मुकीम थी और उसकी जिम्मेदारी का एरिया दूसरी तरफ था। इस ट्रक में कुछ सामान था जो रात ही रात कहीं पहुंचाना था। गाड़ी को सामने से देखा। सामने वाली स्क्रीन में सिख हवालदार के फायर की हुई गोली गुजरी थी और स्क्रीन में सुराख हो गया था और उसमें लंबी लंबी लकीरें पड़ गई थी, यानी स्क्रीन टूट गई थी। सिख हैरान था कि उसकी गोली बिल्कुल ड्राइवर की सीध में लगी, फिर भी ड्राइवर बचकर किस तरह निकल गया था। हुआ यह था कि गोली स्क्रीन से लगने से चंद सेकंड पहले ड्राइवर गाड़ी से निकल गया था। जब पार्टी ने फायर खोला वो दोनों ट्रक के नीचे छुप गए थे। वो भी फौजी थे और इस किस्म के अचानक फायर से बचने का तजर्बा रखते थे। वो दोनों पठान थे। उनके ट्रक पर फायर हुआ था। वो तो सख्त गुस्से में आ गए और वाही तबाही बकने लगे। हमारा सिख हवालदार सख्त परेशान हो गया कि इसने किस तरह इन्हें राज़ी करे, लेकिन ट्रक की स्क्रीन टूट गई थी और ट्रक पर इतनी गोली लगी थी कि तरपाल छलनी हो गया था। ट्रक पर जो सामान लदा हुआ था वो कोई ख़ास और अहम और कीमती नहीं था। सिख हवालदार ने उनसे माफ़ी मांगकर बताया कि इसे क्या मिशन दिया गया जिसके मुताबिक वो इस ट्रक को गुरीलों का ट्रक समझा था। इतने में एक और गाड़ी की आवाज़ आने लगी। सिख हवालदार ने कहा, यह हो सकती है वो गाड़ी जिसे हमें घात ने लेना था। इसमें इंडोनेशी गुरीले हों। तुम सिख हो? पठान नाइक ने कहा। वो भी हमारा गाड़ी है। इसमें 14-15 जवान आ रहे हैं। वो हमारा स्क्वाड है। शायद उनका गाड़ी भी ख़राब हो गया था। इतने में वो गाड़ी भी करीब आकर रुकी और उसमें से फ्रंटियर फोर्स का एक हवालदार उतर पूछने लगा कि क्या बात है। उसे बात सुनाई गई। जब उसने सामान वाला ट्रक देखा तो परेशान हो गया। ये पठान तो इस सिख को माफ़ कर सकते थे, लेकिन गाड़ी का जो नुकसान पहुंचा था इसे छुपाना मुमकिन नहीं था। इस वाक़ये की रिपोर्ट ब्रिगेड हेडक्वार्टर को जानी ही थी। इस इलाके में रात के वक्त कोई फौजी ट्रक, खुसूसन वो ट्रक जिसमें सामान होता, अकेला नहीं जा सकता था। इस ट्रक के साथ एक ट्रक में इसके लिए हिफाजती दस्ता आ रहा था, लेकिन जिस तरह सामान वाली गाड़ी का इंजन रुक गया था इस तरह उस पिछली गाड़ी में भी कुछ गड़बड़ हो गई थी
ये गाड़ी पीछे रुक गई और सामान वाली गाड़ी वालों को पता न चला। इत्तेफाक से सामान वाली गाड़ी यहाँ आकर फेल हो गई। पूरे जंग अजीम में ये गाड़ियाँ इस्तेमाल होती थी और इस्तेमाल भी सड़कों पर न हुई बल्कि जंगलों, पहाड़ों और इसी किस्म के दुश्वार गुजार रास्तों में इस्तेमाल होती थी। उन गाड़ियों का तो बुरा ही हाल हो गया था। अक्सर गाड़ियाँ इस तरह रास्ते में रुक जाया करती थी। ये भी खुशकिस्मती थी कि पिछली गाड़ी दूर ही रुक गई। अगर दोनों गाड़ियाँ इकट्ठी आ रही होती तो यूँ होता कि सामान वाली गाड़ी रुकती तो पिछली गाड़ी भी रुक जाती, जिसमें हिफाजती दस्ता था। उन पर फायरिंग होती तो जानी नुकसान होता, और वो भी आखिर फौजी थे, जवाबी फायर करके पेट्रोल पार्टी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते थे। एक बड़ा ही खौफनाक हादसा होते होते रह गया। अगर अगली गाड़ी को नुकसान न पहुंचा होता तो सिख हवालदार और पठान हवालदार आपस में तस्फिया कर सकते थे, लेकिन अब यह मामला था कि दोनों का बस नहीं रहा था। सिख हवालदार ने पठान हवालदार से कहा कि वो उसका नाम, नंबर और यूनिट लिख ले और बिल्कुल वैसा ही बयान देगा जैसा ही वाक़या हुआ है। पठान हवालदार ने सिख का नाम, नंबर और यूनिट वगैरह लिख ली और पठान अगली गाड़ी को देखने लग गए कि उसे क्या हो गया है, और सिख हवालदार अपनी पेट्रोल पार्टी से कहने लगा कि वापस चलो। सिख हवालदार ने अपनी पार्टी से यह कह दिया था, लेकिन उस वक्त देखा अभी तो 2 बजे थे, इसे 4 बजे वापस होना था। इसे जो टारगेट दिया गया था उसके सामने आया ही नहीं था। अब तो सिख का दिमाग हाजिर नहीं रहा था। मैं भी बाद में इससे मिला था। इस पर खुफिया तारी हो गया था। कुछ दिन पहले एक हिंदू नायक का कोर्ट मार्शल इसी जुर्म में हुआ था कि इसने देखे बगैर फायरिंग करके अपना ही लाश नायक मरवा डाला था। सिख को ये डर था कि उसका भी कोर्ट मार्शल होगा और उसे भी सिपाही बना दिया जाएगा। इस सिख हवालदार की इस गलती पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लड़ाइयों में ऐसी गलतियां हुई जाया करती हैं। मैंने पिछले किसी बाब में लिखा है कि बहरुल काहिल में अमेरिका और जापान के बहरी जहाज़ों के माबैन तारीख की सबसे बड़ी बहरी जंग हुई थी। बहरी जहाज़ एक दूसरे के इतना करीब कम ही आते थे कि एक दूसरे को देखकर पहचान सके। वो बहुत दूर दूर रहते थे और उनकी तोपें दूरमार होती थी। बहरुल काहिल की बहरी जंग में अमेरिका की नेवी के कई बहरी जहाज़ एक दूसरे के जापानी जहाज़ों को समझकर गोलाबारी करने लगे और एक दूसरे को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया। इस किस्म की गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। मैंने वैसे ही आपकी दिलचस्पी की खातिर सुबह सरहद के इलाके की लड़ाइयों की एक बात सुनाता हूँ। वहाँ जब फौज फैलकर एडवांस करती थी तो इसकी हिफाजत के लिए छोटी छोटी पहाड़ियों की चोटी पर पोस्टें बनाई जाती थी, जिन्हें पिकेट कहते हैं। सिपाही बड़ी तेज़ी से पत्थर उठाकर लाते और गुलाई में दीवार खड़ी कर लेते थे और उसमें मोर्चा बंद हो जाया करते थे। मेरी बटालियन में एक बार यूँ हुआ था कि रात के पिछले पहर बन्नू से पहाड़ी इलाके की तरफ एडवांस किया गया। ये पूरा ब्रिगेड था जिस कंपनी ने किसी चोटी पर पकेट बनाई होती थी। इसके कंपनी कमांडर को चोटी दिखा दी जाती थी। चोटी दिखाने का खास तरीका था, वो कंपनी का एक ओहदेदार और चंद एक जवान मुकर्रर करके भेज देती और उस चोटी पर जाकर मोर्चा बंद हो जाते थे। उस रात एडवांस हुआ तो सहरी को पहाड़ियों के ऊपर बेतहाशा फायर हो गया। बेतहाशा फायर तो हम क्या करते थे, पठान एक गोली चलाते और हमारा एक आदमी ले लेते थे। मतलब ये कि वो बेहंगम फायर नहीं करते थे, लेकिन ये तो बेतहाशा फायर था जो अचानक शुरू हुआ और 15-20 मिनट बाद अचानक ही बंद हो गया। रिपोर्ट मिली कि जब एक पकेट पर एक कंपनी के जवान जा रहे थे तो इन पर ऊपर से फायर आया। उन्होंने इधर उधर पोजीशनें ले ली और जवाबी फायर किया। वो ये समझे कि हक बजानिब थे कि चोटी पर पठान पहुंचे हुए हैं और ये फायर उन्होंने किया है। असल बात ये थी कि एक और कंपनी को किसी चोटी पर पकेट बनानी थी और इसके कंपनी कमांडर को चोटी दिखाई दी गई। इसने चोटी समझने में गलती की। बहरहाल हुआ ये कि इसके जो जवान पहले पहुँच गए और गलत चोटी पर पकेट कायम कर ली। कुछ देर बाद इस कंपनी के जवान जाने लगे जिन्हें वहाँ पकेट बनानी थी। ऊपर वाले समझे कि नीचे से पठान आ रहे हैं और नीचे वाले समझे कि ऊपर पठान पहले से मौजूद है। फायर इस तरह बंद हुआ कि एक पकेट के हवालदार ने बुलंद आवाज़ से अपने जवानों को हौसला अफजाई के लिए ललकारा। तब नीचे से ऊपर जाने वालों को पता चला कि ये तो अपने ही आदमी है। फिर फायर बंद हुआ और बड़ा अच्छा इत्तेफाक ये हुआ कि दोनों तरफ का कोई जवान ज़ख्मी भी ना हुआ। दोनों हवालदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इंडोनेशिया में इस हिंदू नायक का कोर्ट मार्शल इसलिए किया गया था कि बटालियन में हिंदू मुस्लिम दुश्मनी पैदा हो गई थी और फिर गलती नायक की थी। उसने उस वक्त मशीन गन फायर करवाई जब गुरीले बहुत पहले गायब हो चुके थे। उसे उसकी बुज़दिली कहा गया था।